बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये जो धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई थी फौज के साथ मिलकर, ये किसने की थी? इमरान खान ने तो नहीं की थी, उसके तो खिलाफ धांधली हुई थी। तो इमरान खान पे मलबा डालने से पहले इनके गिरबानों में झांकना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से फौज को सियासत से बाहर करने की बजाय बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटा अपने जाती मफादात के लिए, अपने फायदों के लिए। मैं तो इनकी कवरेज करता था, मुझे नहीं पता कि रोजाना की बुनियाद पे ये क्या स्टेटमेंट देते थे, ये क्या करते थे। ये तो जनाब फौज के सहूलतकार बने हुए थे 2013 से पहले, पूरी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे ताकि इन्हें हुकूमत मिल जाए। और हुकूमत के लिए ये कौन कौन से जर्नैलों को कहां कहां जाके कैसे कैसे मिलते रहे, कौन कौन डीलें करता रहा, सारी दुनिया को पता है। अदलिया की बहाली की तहरीक में फौजी जर्नैलों ने क्या किरदार अदा किया, ये सारी दुनिया को पता है। एक जर्नैल से जान छुड़ाने के लिए दूसरे जर्नैल के साथ कैसे साजबाज की गई, सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान को तो 2018 में हुकूमत जर्नैल देना ही नहीं चाहते थे। वो तो रिएक्शन इतना ज्यादा था पब्लिक का कि हुकूमत देनी पड़ गई। वरना शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहा है कि जनाब मैं हुकूमत के लिए अपनी कैबिनेट चुन रहा था और मुझे कह दिया गया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो इंटरव्यूज करते फिर रहे थे। ये सारा काम किसने किया था? यानी इमरान खान के बुग़्ज़ ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आती, और वो हर चीज, ये दूसरी जंग अज़ीम भी उठा के इमरान खान पे डाल दो, पहली जंग अज़ीम भी उस पर डाल दो। आज तक दुनिया में जितनी तबाही हुई है ना, जो एटम बम चला था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो भी इमरान खान पे डाल दो। इनका बस चले ना तो ये हर चीज उसके ऊपर डाल दें, और आने वाले 100 साल के मसाइल भी इमरान खान पे ही डाल दें। हद हो गई। वैसे दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक जरगा है, ये एक बड़ा जरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करना चाहती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको नाकाम करना चाहती है कि ये जरगा कामयाब ना हो, लेकिन सबको दावत दी है। अब यह फैसला किया गया है कि इस जरगे का जो भी एलामिया होगा वो एलामिया जारी किया जाएगा और पहुंचाया जाएगा वफाकी हुकूमत तक भी, सिक्योरिटी इदारों तक भी, और हर स्टेक होल्डर को वो एलामिया दिया जाएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन जरगा बैठा है, मुतफिका तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स, ये उनकी राय और फैसला है। तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। यहां से एक नई डिबेट शुरू होगी। या तो आपने डायरेक्टली जंग की तरफ जाना है, ताकत का इस्तेमाल आपको दहशतगर्दी के खिलाफ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ताकत का इस्तेमाल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ताकत का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कैसे करना है और इस लड़ाई को लीड किसने करना है? इस लड़ाई को कोई जर्नैल लीड नहीं कर सकता, उसका काम ही नहीं है। लीड लीडर्स ने करना है, पॉलिटिकल अवामी हुकूमत ने लीड करना है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं इलाके के, उन्होंने लीड करना है। उन्होंने बताना है कि जनाब कहां आपकी जरूरत है और कहां नहीं है। अगर तो ये सारा कुछ जर्नैलों के कंट्रोल में दिया गया तो माजी की तरह सारे ऑपरेशन बेकार हुए, ये भी बेकार हो जाएगा। जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज तक आपको फायदा ही कोई नहीं हुआ, दोबारा आ जाती है फिर। तो जर्नैलों के हाथ में चीज नहीं देनी, चीज जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहनी चाहिए। फैसले उन्हें करने चाहिए और मुशावरत के बाद फैसले करने चाहिए। अवाम को, लोगों को शामिल करना चाहिए। अफगानिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है, उसको भी शामिल करना चाहिए। बहरहाल ये अभी तो जरगा होगा, कल तो बहुत सारी खबरें आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अतर मिनुल्लाह ने भी एक खत लिख दिया जी, और अतर मिनुल्लाह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा उन्होंने ये लेटर बहुत सारे और लोगों को भी लिखा है, यानी बाकी जो जजेस हैं उनको भी दिया है, और अब पब्लिक भी हो गया उनका लेटर। तो नाज़रीन, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें वो कहते हैं कि हम खुद को बुनियादी हकूक का मुहाफिज कहते हैं, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जबरी गुमशुदगी का मामला उनके दरवाजे तक पहुंच गया है तो हम खामोश रहे। एक और चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में 12 जजेस को खबरदार किया कि सिर्फ मैंने अब तक मार्शल लॉ को रोक रखा है, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जो सच बोलता है उसका हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों जैसा हो जाता है। इन्होंने पूरी अदलिया को झंझोड़ा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवरों के लिए नहीं है। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करना होगी।
ये जनाब अतर मनुल्लाह साहब कह रहे हैं। उन्होंने मजीद बातें भी की याया अफरीदी साहब को लिखे हुए खत में कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के एक तसलसल का आज हिस्सा है। झंझोड़ने की कोशिश की सबको अतर मनुल्लाह ने, लेकिन इस वक्त जो अदलिया की हालत है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अदलिया कहां पहुंच गई और किस तरह पहुंचाई गई। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सियासी सहूलतकारों के साथ मिलकर एक कारनामा है। नादरीन ने कुछ दानिश्वर हैं पाकिस्तान में, वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने फौज को दीवार के साथ लगा के सियासत से बाहर कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। लेकिन इमरान खान ने फौज को सियासत में, वो कहते हैं जी कि वापस रेलिवेंट कर दिया है। अब ये जो दानिश्वर है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है और कोई वजह नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखता हूं जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किए, हालांकि इस तरह के दर्जनों हैं, लेकिन मैं 5-7 आपके सामने रखता हूं जो इन दोनों ने मिलकर किए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ थे और जिसमें ये फौज की सहूलतकारी का काम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। नंबर 1, ये जो सड़कों पे घसीटने वाली बातें थी, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन मुलाकातें करता था और जरदारी को सड़कों पे घसीटता था? ये इमरान खान ने तो नहीं किया था। फिर जो मेमो गेट स्कैंडल आया था जिसमें हुसैन हक्कानी भी फंस गया था और सारे फंस गए थे, इस मेमो गेट स्कैंडल में जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घटिया किरदार था, वो कौन सा सियासतदान था जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था? नवाज शरीफ था ना, इमरान खान तो नहीं था। फिर मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? नवाज शरीफ मांग रहा था ना। आज भी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? जरदारी ने दी थी और नवाज शरीफ ने सहूलतकारी की थी। इमरान खान तो तब असेंबली का हिस्सा ही नहीं था ना। तो फिर इमरान खान पे इल्जाम आप कैसे डाल सकते हैं? जनरल कियानी को सियासत में कौन लाया? यही लोग लेकर आए। फिर अदलिया बहाली की तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने डील की? फिर पंजाब के अंदर गवर्नर राज किसने लगाया? ये सारे काम कौन कर रहा था? जरदारी और नवाज शरीफ कर रहे थे। फिर फौज के साथ मिलकर 2013 के इलेक्शन में पंचर किसने लगाए थे? बताएं ना। ये जो धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई थी फौज के साथ मिलकर, ये किसने की थी? इमरान खान ने तो नहीं की थी, उसके तो खिलाफ धांधली हुई थी। तो इमरान खान पे मलबा डालने से पहले इनके गिरेबानों में झांकना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से फौज को सियासत से बाहर करने की बजाय बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटा अपने जाती मफादात के लिए, अपने फायदों के लिए। मैं तो इनकी कवरेज करता था, मुझे नहीं पता कि रोजाना की बुनियाद पे ये क्या स्टेटमेंट देते थे, ये क्या करते थे। ये तो जनाब फौज के सहूलतकार बने हुए थे 2013 से पहले, पूरी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे ताकि इन्हें हुकूमत मिल जाए।